हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बाबा इरशाद नकवी, अकाउंट टीचर। आज फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट का पार्ट 3 है। आज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं बता चुका हूँ। तो आज मैं आपको बैलेंस शीट बताऊँगा। अच्छा, बैलेंस शीट का अगर मेरा आपको फुल वीडियो देखना है तो अकाउंटिंग बेसिक पार्ट 2 में बैलेंस शीट को मैंने फुल वीडियो बेसिकली बताया है। तो आज बैलेंस शीट तब भी बताऊँगा, लेकिन अगर फुल आपको बहुत डिटेल में देखना है तो अकाउंटिंग बेसिक का पार्ट 2 वीडियो मेरा देख लीजिएगा। उसमें मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से बैलेंस शीट को एक्सप्लेन किया है। चलिए, जो बैलेंस शीट बनती है तो वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनती है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एनुअल एक्सपेंसेस और एनुअल इनकम लिखे जाते हैं, और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ लिखी जाती है। लायबिलिटी का मतलब होता है पेबल अमाउंट। तो देखिए, ये है बैलेंस। इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। 1 साल के बाद ही बनाई जाती है बैलेंस शीट। तो पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट सबसे लास्ट में बनाई जाती है। बैलेंस शीट में 2 कॉलम किए जाते हैं अमाउंट के। तो 2 कॉलम होंगे अमाउंट के यहाँ पे। देखिए, जो फर्स्ट रो होता है वो होता है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ मतलब होता है पेबल अमाउंट, दायित्व, मेरा कर्तव्य, मेरा फ़र्ज़, मेरी ड्यूटी। जो अमाउंट पेबल है, ड्यू है, अनपेड है, वो लिखा जाता है। और एसेट्स आपको मालूम है कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं, जो 1 साल से ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं, वो एसेट्स होते हैं। एसेट्स का एनुअल पार्ट जो कंजम्पशन होता है तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखे जाते हैं। एसेट्स में सबसे पहले लिखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। 1 साल से ज़्यादा जो चीज़ें यूटिलाइज हों, लैंड एंड बिल्डिंग, जैसे ये 5 लाख की हो गई। प्लांट एंड मशीनरी, देखिए कहीं कहीं पे मशीनरी वर्ड आता है, कहीं कहीं पे मशीनरी आता है, कहीं कहीं पे मशीन आता है। मशीनरी का मतलब होता है एक पार्ट ऑफ मशीन होती है, और मशीनरी मतलब ये होती है कि जिसके कई पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो मशीनरी जैसे जो बिग मशीन होती है उसके कई पार्ट अलग हो सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी है 3 लाख की। उसके बाद फर्नीचर 1 लाख का है। फर्नीचर के बाद देखिए, ये पैसे मैंने बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दिए। इसके अलावा भी कभी कभी इन्वेस्टमेंट लिखा होता है, तो इन्वेस्टमेंट तो ये हो ही गया है, तो इसके अलावा इन्वेस्टमेंट होता है। देखिए, ये अमाउंट हमने अपने ख़ुद के बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। और ये इन्वेस्टमेंट वो होता है कि एक तरीके से मार्केटेबल सिक्योरिटी के तौर पे अपने बिज़नेस से बाहर कोई और बिज़नेस में हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं। जैसे बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं, शेयर्स में, डिवेंचर में, वगैरह वगैरह। अगर हम इंसॉल्वेंट हो गए तो ये एक तरीके से मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है, बाहर कुछ ना कुछ अमाउंट हमारा डिपॉजिट है। ये 2 लाख हो गया। इसके बाद होता है पेटेंट या ट्रेडमार्क। ये ट्रेडमार्क, देखिए, ये होती है टेंजिबल एसेट्स होती है। लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये टेंजिबल एसेट्स होती है। इनटेंजिबल एसेट्स ये होती है कि हमने कोई बिज़नेस अगर ओपन किया है तो उसमें लैंड लगाई, बिल्डिंग लगाई, प्लांट लगाई, कोई रेस्टोरेंट लगाया है, किया है, तो उसके बाद अगर तब भी जो हम उम्मीद रख रहे हैं वैसा वो बिज़नेस नहीं अगर रन कर रहा है, तो हम अगर कोई चलते चलाए बिज़नेस का लोगो यूज़ कर लें। जैसे मान लीजिए किसी भी अच्छे बिज़नेस का हम लोगो यूज़ कर लें, तो उनका लोगो यूज़ करने से मेरे बिज़नेस पे असर पड़ेगा, तो लोग सोचेंगे ये उनकी ब्रांच है, फ्रेंचाइज़ी है। तो जब लोगो यूज़ करेंगे तो लोगो का जो ओनर होगा तो उनको हम पैसे देंगे जिनकी कंपनी का हम नाम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसी एसेट्स है कि उस हमें दिखती नहीं है, इसको बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। फिक्स एसेट्स में सब आती हैं, ठीक है। इन सबको बोलते हैं नॉन करेंट एसेट्स। इसका हम बिज़नेस करते नहीं हैं। तो ये 3 लाख हो गया नॉन करेंट एसेट्स। एक लूज टूल्स हो गए। लूज टूल्स मतलब खुले औजार। जैसे कोई घर अगर बनाते हैं तो वहाँ पे ड्रम चाहिए होता है, तसला वगैरह चाहिए होता है, बांस बल्ली वगैरह चाहिए होती है। अगर हम वो रेंट पे लेंगे तो घर अगर बहुत ज़्यादा ऊंची जो है बिल्डिंग का बन रहा है तो कई महीने के लिए
हमें वो तसला वगैरह लेना पड़ेगा, तो उसकी रियल प्राइस से ज़्यादा उसका रेंट हो जाता है, तो हम उसको ख़ुद ही परचेज़ कर लेते हैं, बाद में सेल कर दें, जो करें, पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ करें। तो लूज़ टूल्स में ऐसे ही जो बहुत ऐसी मशीन्स होती हैं, तो उसके जो औज़ार होते हैं, तो उसको रेंट पे कब तक लाएंगे, बार बार रिपेयर जो है करने की ज़रूरत होती है, तो हमने लूज़ टूल्स यहाँ पे परचेज़ कर लिया है। ठीक है, एक क्लोजिंग स्टॉक यहाँ भी लिखा जाता है। देखिए, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिखने का रीज़न ये है कि एसेट्स हमारी वो होती है जो 1 साल से ज़्यादा यूटिलाइज़ हो। तो 1 साल के यूज़ होने के बाद जो एक्सेस अमाउंट चला जाता है वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो अनसोल्ड गुड्स मेरा वो होता है कि 1 साल के बाद जो स्टॉक मेरा बच जाता है, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट के साथ साथ इसे क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ भी एसेट्स में भी लिखना पड़ेगा। ये 2 लाख हो गया। उसके बाद है डेटर्स। डेटर्स मेरे देनदार होते हैं जिन्हें हम कोई गुड्स कोई मतलब क्रेडिट सेल्स करते हैं, तो मेरे डेटर्स हो जाते हैं। तो अगर 1 साल के अंदर हमने 2 लाख रुपए का गुड्स सेल किया और अकाउंटिंग का जो डेट है, तो क्लोजिंग डेट तक की उसमें जो पैसे मिल गए और जो अनरिलाइज हुए हैं, अनरिसीव हुए हैं, तो वो रिसीवेबल अमाउंट होगा, वो डेटर्स होगा। जैसे 1 लाख हमारा डेटर्स हो गया। बिल रिसीवेबल यानी कि BR। देखिए, BR मेरा डेटर्स से बनता है। जो हम कस्टमर को गुड्स सेल करते हैं, जब हम क्रेडिट उनको गुड्स सेल करते हैं, तो वो मेरे डेटर्स हो जाते हैं। तो जो डेटर्स डाउटफुल होते हैं या डेटर्स हमें ऐसा लगता है कि बहुत दिनों बाद पैसे देंगे, तो उनके ऊपर एक बिल ड्रॉ करते हैं कि इतने इतने दिन में अगर आप हमें पैसे दे देंगे तो हम आपको इतने इतने रुपए का डिस्काउंट ऑफ़र करेंगे। तो वो डेटर्स अगर बिल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो डेटर्स से BR में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये प्रॉमिसरी नोट होता है, प्रॉमिस करते हैं वो कितने दिन में दे देंगे। तो मतलब डेटर्स BR से ही, मतलब BR डेटर्स से ही क्रिएट होता है। जैसे 30,000 का हमारा यहाँ पे BR है। ठीक है, तो ये डेटर्स हो गया। अब इसके बाद स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, BR हो गया। अब जो बैंक में मेरे पैसे जमा होते हैं, देखिए बैंक में कौन से पैसे जमा होते हैं। जो बिजनेसमैन होता है, प्रोप्राइटर होता है, उसके लिए बैंक में सबसे सूटेबल अकाउंट होता है कि बिज़नेस के नाम का एक करंट अकाउंट हो। तो करंट अकाउंट में जो मेरे बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के पैसे डिपॉजिट होते हैं वो इसमें लिख देते हैं। कैश हमारा वो होता है जो मेरे बिज़नेस में ही पैसे रहते हैं, ये कैश हो जाएगा। ठीक है, अब एक यहाँ पे आ गया गुडविल। गुडविल मेरा होता है रेपुटेशन का अमाउंट। रेपुटेशन मतलब जो मेरी रेपुटेशन एप्रिशिएट होती है, मेरा नाम बढ़ता है, मेरा फेम बढ़ता है, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो उसी को हम गुडविल बोलते हैं। तो ये 60,000 रुपीज़ हो गया। तो ऐसे ही मेरी एसेट्स सारी आती जाती हैं, जो जो एसेट्स होंगी। इसके अंदर ऑफिस इक्विपमेंट वाली चीज़ें भी लिख देते हैं, जो 1 साल से ज़्यादा जैसे ऑफिस इक्विपमेंट की चीज़ चल रही है, जैसे कंप्यूटर है, जैसे मोटर व्हीकल वगैरह है, कार वगैरह है, तो वो भी इसमें आ जाएगी। और ऑफिस इक्विपमेंट वाले आइटम भी इसी के अंदर आ जाते हैं। चलिए इसे यहाँ पे टोटल कर लेंगे, तो ये मेरी टोटल एसेट्स हो जाएगी। उसके बाद लायबिलिटी कॉलम बताएंगे यहाँ पे। देखिए, लायबिलिटी मीन्स होता है पेबल अमाउंट। जो भी अमाउंट हम बिज़नेस में लगाते हैं, वो सारा अमाउंट अगर हमारा टोटल किया जाए तो वो कैपिटल ही कहलाता है। तो ये सारा अमाउंट हमारा कैपिटल होता है, क्योंकि ओनर का जो भी पैसा होता है तो वो कैपिटल में डिवाइड होता है, और वो कैपिटल से ही ये सारे एक्सपेंसेस किए जाते हैं, इसीलिए इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये अकाउंटिंग बेसिक में जो मैंने बैलेंस शीट बताई है, तो उसमें इसको फुल एक्सप्लेन किया है, पूरा इसका बेसिक तरीके से। तो सबसे पहले जो मेरी कैपिटल है, कैपिटल जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 7 लाख की कैपिटल है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर नेट प्रॉफिट होगा तो इसमें ऐड कर देंगे, अगर नेट लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। ये रिटेन अर्निंग पर्पज़ से ओनर इसमें कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट 1 लाख हुआ, तो अब कैपिटल टोटल हो गई 8 लाख की। अकॉर्डिंग टू द फर्म बिजनेस बनाए जाते हैं, तो फर्म में अलग जो है बंदा होता है, ओनर अलग जो है बंदा होता है। तो ओनर का पैसा जो फर्म में लगा रहता है, तो फर्म के हिसाब से कैपिटल ओनर को वापस करनी है। अगर ओनर फर्म को बंद करेगा तो अपना अमाउंट क्लेम करेगा, तो वो वापस लेगा। तो फर्म के लिए लायबिलिटी ही होती है। अब ये ड्राइंग्स हो गया। ड्राइंग मतलब पर्सनल पर्पस के लिए जो भी पैसे बिज़नेस से विड्रॉ किए। चलिए 50,000 विड्रॉ किए, तो 7,50,000 रुपीज़ यहाँ पे हो गई। अब ये मेरी कैपिटल बची। देखिए, जैसे मेरे डेटर्स होते हैं वैसे ही मेरे क्रेडिटर्स होते हैं, यानी हमने गुड्स उनसे परचेज़ किया हुआ है। जैसे 1 लाख रुपीज़ का गुड्स यहाँ पे परचेज़ किया हुआ है। चलिए पहले एसेट्स हम काउंट कर लेते हैं। पहला है 5 लाख, 5 लाख के बाद फिर 3 लाख,
फिर 1 लाख, 1 लाख के बाद 2 लाख, 2 लाख के बाद 3 लाख, 3 लाख के बाद 1 लाख 50, 1 लाख 50 के बाद ये 2 लाख हुआ, 2 1 यहाँ पे 3 लाख हुआ, 3 लाख रुपीज़ यहाँ पे हो गया ये। फिर ये 30,000, 1 लाख 30, 1 लाख 80, 2 लाख 40 और 3 लाख 10। तो टोटल हुआ यहाँ पे 21 लाख, इसको बोलेंगे 21 लाख 60,000। टोटल एसेट्स मेरी 21 लाख 60,000 हो गई। अब कैपिटल यहाँ पे लिखी है 7 लाख 50,000। उसके बाद फिर 1 लाख रुपीज़ के क्रेडिटर्स हो गए। अब क्रेडिटर्स के बाद ऐसे ही होता है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल जैसे हम किसी से कोई गुड्स अगर परचेज़ करते हैं तो हम उसके लिए क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। तो हमारा जो परचेज़र होगा तो उसको हम क्या करेंगे, जैसे क्रेडिटर्स से ही बिल्स मेरे क्रिएट होते हैं, अगर हम उनका बिल एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमें बिल देने पड़ेंगे। तो चलिए मान लीजिए क्रेडिटर्स को हम 4 लाख लिखते हैं और बीपी को 1 लाख कर देते हैं। ये 1 लाख को बीपी यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे मेरे फ़ंड होते हैं, जैसे जनरल रिज़र्व फंड है, जनरल रिज़र्व है। देखिए बिज़नेस अलग अलग इंटेंशन के लिए फ़ंड प्रिपेयर करती है, तो बहुत अलग अलग इंटेंशन होते हैं। तो आपके फाइनल अकाउंट 11 के टॉपिक में सिर्फ जनरल रिज़र्व है, नहीं तो 12th में आएंगे वर्कमैन कंपनसेशन फ़ंड है, इन्वेस्टमेंट जो है फ्लक्चुएशन फ़ंड है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिज़र्व है, सिंकिंग फ़ंड है, प्रोविडेंट फ़ंड है, बहुत अलग अलग फ़ंड होते हैं। तो ये लिखा 1,10,000, ये 1,10,000 लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद मेरा बैंक लोन होता है। अगर हमने किसी भी बैंक से कोई लोन लिया हुआ है तो बैंक लोन होगा। जैसे 5 लाख का लोन लिया हुआ है तो ये 5 लाख का मेरा लोन हो जाएगा। बैंक लोन की तरह एक होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा क्या होता है कि जो भी बिजनेसमैन होता है, प्रोप्राइटर होता है, मर्चेंट होता है, तो उसका बैंक में करंट अकाउंट होता है। तो करंट अकाउंट में ये फैसिलिटी बैंक जो है प्रोवाइड करता है कि अगर हमारा जो है एक्सपेंसेस, जैसे मान लीजिए एक्सपेंसेस हमारा है, जो पैसे वहाँ डिपॉजिट हैं, अगर हमें किसी सप्लायर को उससे ज़्यादा पैसे देने हैं तो बैंक उसकी परमिशन दे देता है, यानी ओवरड्राफ्ट हो जाता है। तो ओवरड्राफ्ट हो जाएगा बैंक। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ओवरड्राफ्ट, या अब इसको टोटल करेंगे, बैलेंस शीट इक्वल होना चाहिए, क्वेश्चन है तो यहाँ पे देख लेते हैं। 7,50,000 है, प्लस 4 लाख प्लस 1 लाख। फाइनल अकाउंट प्रूफ ऐसे ही होगा कि बैलेंस शीट बोथ साइड इक्वल आ जाएगी, तो फाइनल अकाउंट आपने करेक्ट किया हुआ है। अब ये 5 लाख है, चलिए इसे लिख देते हैं, तभी यही 21,60,000 रुपीज़ ये बैलेंस इक्वल आ गई है। चीज़ इसमें मिस्टेक है, ये जो बैंक है तो मेरे अकाउंट पॉजिटिव दिखा रहे हैं, यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट नेगेटिव दिखा रहे हैं। तो हो सकता है कि मर्चेंट के 2 अलग अलग बैंक अकाउंट हो, तो एक में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है। तो बैलेंस शीट ऐसे बनाई जाती है। और बैलेंस शीट को अगर बेसिकली समझना है कि कैपिटल लायबिलिटी में क्यों आती है, एसेट्स और लायबिलिटी इक्वल क्यों होती है, तो ये बेसिक अकाउंटिंग का वीडियो ज़रूर देखिए। उसमें मैं बहुत ही बेसिकली सब स्टार्ट आया है कि बैलेंस कैसे होती है, करेंट एसेट्स क्या होता है, फिक्स एसेट्स क्या होता है, इंटरनल लायबिलिटी क्या होता है, एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होता है, तो बैलेंस शीट इक्वल कैसे आती है। ठीक है, तो आपको वीडियो अगर ये पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने क्लासमेट को भेजिएगा। थैंक यू सो मच।